नमस्कार सभी साथियों को। सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये जो मेरे विचार हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और साथियों का सुझाव आए। मैं ये किसी भी वीडियो में दावा नहीं करता कि मैं जो बोलता हूँ वो पूर्णतः सत्य हो या मेरी बात सभी को अच्छी लगनी चाहिए। और साथियों, किसी भी इंसान का जो विचार होता है वो सभी को अच्छा नहीं लगता। ये कुदरत का नियम है, हम सभी को खुश नहीं रख सकते। अगर हम सभी को चाहते हैं कि सभी को खुश रखें तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हर किसी को कोई खुश नहीं रख सकता। ये डियर फ्रेंड्स आउट ऑफ रूल है, ऐसा हो नहीं सकता। नेचर का ऐसा कोई रूल नहीं है। तो जितने साथी सुन रहे हैं उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो वीडियोज आ रही है, पूरे न केवल भारत से बल्कि पूरी दुनिया से वीडियो जो आ रही हैं वो ज़्यादातर सरकार से सवाल पूछ रही है और सवाल पूछने भी चाहिए, आपका हक बनता है। लेकिन एक राष्ट्र के ऊपर जब संकट आता है, आज बहुत संकट के दौर से हमारा देश गुजर रहा है, तो ऐसे में साथियों जो राजा होता है, प्रजा का फर्ज बनता है कि हम राजा के साथ खड़े हों। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री जैसे भी हैं वो हमने चुने हैं। वो ये नहीं कि किसी का कत्ल करके बैठे हैं यहाँ पर या कोई या राजतंत्र है कि वो रानी के पेट से पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। जनता ने उन्हें वोट दिया है और वो बने हैं। तो साथियों, ये जो समस्या है ये समस्या इतनी आसान नहीं है जितनी आसान हमें लग रही है। कोई रिटायर्ड फौजी अगर बोल देता मैं चला जाता हूं सरहद पर, मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, वो देश चला रहे हैं। उन्हें पता है कि ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है, इस समस्या से एकदम नहीं निपटा जा सकता। और जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं उस पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान हमारे देश में अब तैयार हो चुका है। तो जो पाकिस्तान हमारे देश में बन चुका है उस पाकिस्तान का क्या इलाज है? क्योंकि अगर हमारे देश में दूसरा पाकिस्तान नहीं बनता तो आतंकवादियों को पनाह नहीं मिलती। अब हर कोई सवाल पूछ रहा कि वो आतंकी घुसे कैसे आए। डियर फ्रेंड्स, हमारे देश की लगभग 5 लाख मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान में अपने जौहर बनाए बैठी है। यानी कि उनके जो पति हैं वो पाकिस्तान के हैं और वो महिलाएं भारत की हैं और उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी। एक नियम क्या कहता है, समाज के जो नियम है वो क्या कहते हैं कि शादी हो गई तो अपने ससुराल जाना चाहिए। पाकिस्तान में अगर शादी कर ली पाकिस्तानी से तो भारत में क्या काम रह जाता है।
और वो अब बच्चियां नहीं है, वो कोई दादी बन गई है, कोई नानी बन गई है। और उन्होंने यहां पर 8-8, 10-10 बच्चे भी पैदा कर रखे हैं। अब उनके मतलब 5 लाख महिलाएं हैं, एक महिला के आप बच्चे मानो सिर्फ 5 मान ले, 25 लाख। अब वो 25 लाख बच्चे नहीं है, अब वो वैश्यक है, अब वो बच्चे पैदा कर रही है। तो आप इस समस्या को इतनी छोटी समझ रहे हैं कि इतनी जल्दी ये समस्या खत्म हो जाएगी, या ये समस्या मोदी जी ने कर रखी है। बहुत सारे लोग ऐसे प्रचार प्रसार करते हैं कि मोदी जी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम हो गया देश में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम आज का नहीं है। ये जब सिंध के जो हमारे राजा हुआ करते थे दाहिर सेन, उनके ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, उस समय से ये समस्या है। अब तो सिंध पाकिस्तान में चला गया। तो इतनी पुरानी समस्या आप क्या सोचते हैं इतनी जल्दी निपट जाएगी? ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले जजिया कर लगाया गया। किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये 1100 साल पुरानी बात है। अब जजिया कर था क्या? बहुत सारे साथियों को पता ही नहीं जजिया कर क्या था। जजिया कर ये था कि जो इस्लाम कबूल नहीं करते उन लोगों के ऊपर जजिया कर लगा दे। 5 प्रकार के लोग बख्शे गए थे। एक तो बच्चों के ऊपर नहीं लगता था, एक बूढ़ों के ऊपर नहीं लगता था, और महिलाओं के ऊपर नहीं लगता था, विकलांग के ऊपर नहीं लगता था, और ब्राह्मण के ऊपर नहीं लगता था। ये पहला जब जजिया कर की शुरुआत हुई उस समय की बात है। ब्राह्मणों के ऊपर क्यों नहीं लगता था? संगीता दीदी जुड़ चुकी है, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्राह्मणों के ऊपर इसलिए नहीं लगता था भी ब्राह्मण शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे, दान दक्षिणा लेते थे, उसी से उनका गुजारा चलता था। और बहुत बहुत धन्यवाद संगीता यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना मान सम्मान दे रही हैं, दिल की गहराइयों से आपका मैं धन्यवाद करता हूं। तो जब ऐसा भी नहीं कि ब्राह्मणों ने जो जिस प्रकार से ये ब्राह्मणवाद करके ने ये प्रोपगेंडा रचा गया है। ब्राह्मण हमारे देश में इतने अमीर नहीं है। अगर इन्होंने इतनी लूट खसोट मचा रखी है तो इतने अमीर नहीं है ब्राह्मण, जितना उन्हें बताया जा रहा है। वो अपना पूजा पाठ करते थे, दान दक्षिणा से अपने बच्चे पालते थे, फिर उनके बच्चे भी जैसे कि जिस घर में जैसा माहौल है बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। वो पूजा पाठ करने लग जाते थे। दान दक्षिणा ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लेते थे, वो दिया भी करते थे। तो 5 प्रकार के कौन कौन? बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, विकलांग और ब्राह्मण। इन 5 के ऊपर जजिया कर नहीं था। लेकिन जब औरंगजेब का काल आया, औरंगजेब ने भारत के ऊपर 50-51 साल राज किया।
उसने इन पांचों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि इस्लाम कबूल करना ही करना होगा, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, या फिर कर दो। सबसे ज्यादा धर्म बदला गया है औरंगजेब के शासनकाल में, यानी कि उसमें कत्लेआम भी हुआ है, हिंदुओं की बहन बेटी उनके रेप भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है उनके शासनकाल में। अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अकबर इस्लाम को का प्रचारक नहीं रहा, ऐसा नहीं था। वो जो उनकी जो पत्नी थी जोधाबाई हिंदू थी, तो वो थोड़ा सा पत्नी के प्रभाव में आकर जोधाबाई ने कहा कि धर्म के आधार पर टैक्स लेना गलत है, तो उसने माफ कर दिया उनके प्रभाव पर। एक आधी बात तो अपनी पत्नी की हर कोई मानता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो क्रूर नहीं थे। उन्होंने तो डियर फ्रेंड्स यहां तक कहा अल्लाह अकबर, यानी कि मैं ही हूं सब कुछ। अल्लाह अकबर मतलब क्या है? इस नारे का आप हल्के फुल्के में ले रहे हैं, और ये हमारे देश में खूब चला है। तो लगभग हम 800 साल तो इन्हीं के गुलाम रहे हैं, और भी बहुत सारे आए बाहर के, कोई मंगोल आया, कोई फ्रांसीसी आया, कोई पुर्तगाली आया, अब डच आए, बहुत लोग आए हमारे देश में। लेकिन सबसे जो तेज बुद्धि के वे अंग्रेज थे, और आप सभी ने पता होगा कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के ऊपर शासन किया है। उनकी एक ही थ्योरी थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। इसी नीति से उन्होंने पूरी दुनिया में राज किया है। तो उन्होंने जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में व्यापार करने के लिए, व्यापारी बनकर आए, और धीरे धीरे उन्होंने देख लिया कि किस प्रकार से इस देश में राज किया जा सकता है, और ये देश बहुत ही समृद्ध देश है, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो उन्होंने डियर फ्रेंड्स यहां पर क्या किया कि जो हिंदू को मुसलमान से लड़वाना, फिर एक जाति को दूसरे जाति से, एक रियासत को दूसरी रियासत से, ये इनकी थ्योरी रही। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद वो पूर्ण तरीके से भारत को कब्जाना शुरू कर दिया। और जैसा कि आप ने पता भी 1800 एक जो लोग, पहले ये बता देता हूं, जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो जाति पाति को नहीं मानते थे, जातीय भेदभाव नहीं करते थे। डियर फ्रेंड्स, अगर अंग्रेज जातीय भेदभाव नहीं करते थे तो उन्होंने अपनी जो सैन्य बल बनाया, यानी कि यहां हमारे ही देश के लोग भर्ती करने शुरू किए। सतीश मुवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे देश के लोग जब भर्ती किए उन्होंने अपनी कंपनी में, मतलब एज ए सोल्जर, सैनिक, जिसे आज हम इंडियन आर्मी के नाम से जानते हैं, तो जातीय आधार पर बटालियन क्यों बनाई? ये अंग्रेजों ने बनाई थी। अगर अंग्रेज जाति को नहीं मानते थे
तो जाति के आधार पर उन्होंने बटालियनों के नाम क्यों रखे? आज भी साथियों इंडियन आर्मी में लगभग 32 ऐसी बटालियन है जो जाति के नाम पे है, धर्म के नाम पर है और अक्षेत्र के आधार पर। ऐसा क्यों है? ये बटालियन किसने बनाई थी जाति के आधार पर? अंग्रेजों ने। और हमारे दिमाग में लोगों ने ऐसी चीजें घुसेड़ दी कि अंग्रेज तो जाति पाति को मानते नहीं थे, जातियों में लड़ाने का काम ही अंग्रेजों ने किया है। नरेश भारद्वाज जी, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। अब मैं एक लड़ाई का भी जिक्र करूंगा क्योंकि ये बहुत ही हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रही है कि 1 जनवरी 1818 में कहते कि महार रेजिमेंट ने बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे उनकी 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी थी और पेशवा सल्तनत को खत्म कर दिया। पेशवा सल्तनत मतलब ब्राह्मणों की सल्तनत को खत्म कर दिया। अब इस चीज को डियर फ्रेंड्स, जो बहुजन समाज पार्टी जिसे बोलते हैं या जो जिन्हें न्यू बौद्धिस्ट बोलते हैं, नए जो बुद्ध बने घूम रहे हैं, या जो कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं, वो इस चीज को किस प्रकार से प्रचारित करते हैं। पहली बात सोचने की है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात पर आप यकीन करें, लेकिन आप में दिमाग है, यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं। एक तरफ कहते हैं कि 5,000 सालों से ब्राह्मणों ने दुखी कर रखे थे, परेशान कर रखे थे, पीड़ित कर रखे थे, तो अचानक से एकदम इतनी ताकत कहां से आ गई कि एक तरफ 500 सैनिक थे और एक तरफ 28,000 थे। पहली बात, जो 500 सैनिक थे, 500 नहीं 800, क्योंकि कुछ और थे जो कुछ पैदल यात्री थी, कोई तोप हैंडल कर रहा था, मतलब कुल मिला के लगभग 800 थे। तो वो 800 के 800 महार नहीं थे, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अंग्रेजों ने उनको पेशवाओं के खिलाफ क्यों लड़वाया? क्योंकि अंग्रेजों ने पहले ही माइंड वॉश कर रखा था कि ब्राह्मणों ने आपकी ऐसी तैसी कर रखी है। अब तो थोड़ा सा वो मोटिवेट भी थे, मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि मोटिवेट कर रखे थे वो अंग्रेजों ने, तो थोड़ा सा दमखम तो दिखाएंगे वो, ऐसी बात नहीं कि भाई नहीं दिखाया होगा। तो वहां पर डियर फ्रेंड्स 22 महार जाति के सैनिक उस लड़ाई में मारे जाते हैं। हम उन्हें शहीद नहीं कह सकते कि वो शहीद हो गए, क्योंकि वो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, वो अंग्रेजों की फौज में थे, अंग्रेजों के लिए वो लड़ रहे थे। तो शहीद तो उसे कहेंगे ना कि जो हमारे राष्ट्र के लिए जो शहादत देते हैं, अपने देश के लिए दुश्मन को जो धूल चटाता है। अब उन्हें ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि आपको अंग्रेज गुलाम बनाएंगे। भी वो सैनिक थे, सैनिक का फर्ज यही है भी जिसकी या नौकरी करता हुआ ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। और कोई भी इतिहासकार ले हुआ,
भाई अपनी जीत को वो बढ़ा चढ़ाकर लिखेगा। वो 28,000 हो सकता है कि 28,000 न हो, लेकिन प्रशंसा के लिए ऐसा तो है नहीं कि जो इतिहासकार है वो सारा सत्य ही लिखते हैं। और इतिहासकार उस जमाने में थे कौन? अंग्रेज ही इतिहासकार थे। तो जो सैनिक मरे, क्योंकि लड़ाई होगी तो दोनों तरफ से मरेंगे, तो उसमें 22 महार सैनिक मरे हुए पाए गए। तो किसी अंग्रेज ने लिख दिया होगा अब एक दो पुस्तक में, भी महारों ने दमखम दिखाया और पेशवाओं को उखाड़ फेंका। अरे पेशवाओं को तो उखाड़ फेंका, फिर क्या जहां बाजीराव पेशवा थे जो उनका रियासत थी, तो क्या महारों ने कब्जा कर लिया? भी वो राजा बन गए वहां? ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे। तो इस चीज को डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हवा दी जाती है। क्यों? ताकि ब्राह्मणों को बदनाम किया जाए, सारा दोष ब्राह्मणों के ऊपर रख दिया जाए। तो किसी दो चार अंग्रेजों ने सराहना कर दी कि बहुत बहादुर है, बहुत बहादुरी से लड़े वो। फिर अगर इतनी बहादुरी से लड़े तो फिर महार रेजिमेंट अंग्रेजों ने खत्म क्यों कर दी? ये भी उनकी चाल थी। वो इस्तेमाल करते थे कि जैसे जाट रेजिमेंट अंग्रेजों ने बनाई, सिख रेजिमेंट, जितनी भी जाति के आधार पे रेजिमेंट है सारी की सारी अंग्रेजों ने बनाई हुई है। कोई मराठा रेजिमेंट बना दी, कोई कुछ बना दिया, कोई सिख रेजिमेंट, सिख जट रेजिमेंट बना दी। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था, इस चीज को समझने की कोशिश करें। यानी कि जहां पर जिस जाति का प्रभाव ज्यादा हो, जैसे कि अभी मैंने ये भीमा कोरेगांव की लड़ाई के बारे में जिक्र किया, क्योंकि वहां बाजीराव पेशवा से लड़ना था अंग्रेजों ने। वहां पर ऐसी बटालियन भेज दी जिसमें महारों की संख्या थी, क्योंकि जहर तो पहले ही भर रखा था। अब जिस व्यक्ति के अंदर जहर भर रखा होगा तो वो तो काम ज्यादा करेगा। उन्हें पता था कि इस रेजिमेंट को अगर हम यहां लेकर जाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी। वो इसी प्रकार से इस्तेमाल करते थे। जहां पर यह लगा भाई जाट रेजिमेंट काम कर सकती, वहां पे उन्होंने जाट रेजिमेंट का इस्तेमाल किया। मान लिया कि आजादी के लिए जो आजकल जो नया वर्ड ट्रेंड कर रहा है दलित भी, जहां दलितों ने आजादी के लिए आवाज उठा दी तो वहां पर जाट रेजिमेंट काम कर देगी। उन्होंने ब्राह्मण रेजिमेंट भी बनाई है। संगीता यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने अहीर रेजिमेंट भी बनाई थी जो बाद में खत्म कर दी। यानी कि उन्होंने हर जाति का इस्तेमाल किया है। किन्होंने? अंग्रेजों ने। और दोष किसके ऊपर लगा दिया? ब्राह्मणों के ऊपर, कि सारा जातिवाद ही ब्राह्मणों ने फैलाया है। एक मैक्स मुल्लर जो जर्मनी के थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, ऑक्सफोर्ड
विश्वविद्यालय में है। वो लैंग्वेज प्रोफेसर थे, भाषा के प्रोफेसर थे। अंग्रेजों ने पता चला कि मैक्स मुलर बहुत ही हाई फाई दिमाग रखता है। उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई कि आप में दिमाग है, आप बहुत जल्द संस्कृत को सीख सकते हैं, और संस्कृत सीखकर आपने काम क्या करना है कि भारत के वेद शास्त्र पढ़ने हैं, जितनी भी इनकी धार्मिक पुस्तकें हैं वो पढ़नी है। तो मैक्स मुलर भी बहुत हाई फाई दिमाग था मैक्स मुलर का। उन्होंने संस्कृत सीखी और अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अंग्रेजों को बताया कि इनके जो धर्म ग्रंथ हैं इनमें बहुत ताकत है, ये पूर्ण तरीके से साइंटिफिक है। हालांकि उस समय तक ये जो बहुत सारा ज्ञान हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी जो कुछ उन्होंने पढ़ा तो पढ़ के बोले कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है इनके पास। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप इनके वेद शास्त्रों को ऐसा बना दें, ऐसी ट्रांसलेशन करो इंग्लिश में, क्योंकि अंग्रेजों ने यहां इंग्लिश तो शुरू कर ही रखी थी सिखानी। गुरुकुल खत्म किए जा रहे थे, बहुत सारे गुरुकुल तो वही बात है उन्होंने खत्म कर दिए थे, मुगलों ने। बचे कुचे अंग्रेजों ने खत्म कर दिए कि इनके अंदर मिलावट करो, और मिलावट हुई। और डियर फ्रेंड्स, ये बात स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक्सेप्ट की है कि मैं 15 साल तक मैक्स मुलर के लिखी हुई किताबों का अध्ययन करता रहा। अब मैक्स मुलर कैसी किताबें लिखेगा, आप अंदाजा लगा के देखें। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ थे सभी में मिलावट कर दी गई, मनुस्मृति का रूप बिगाड़ दिया, और वही मनुस्मृति, क्योंकि यहाँ के हमारे देश के लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे तो डियर फ्रेंड्स संस्कृत से नाता कट हो गया और इंग्लिश के ऊपर अंग्रेजों ने फोकस कर रखा था। तो इंग्लिश में वो पढ़ने लगे, उन्हें भी लगने लगा यार ये तो गलत है। तो वो लोग हमारे ही धर्म ग्रंथों से नफरत करने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बताया गया 33 करोड़ देवी देवता, जबकि ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ था। 33 करोड़ नहीं लिखा हुआ था, 33 प्रकार लिखा हुआ था, मतलब कोटि लिखा था। अब कोटि का अर्थ करोड़ भी था और प्रकार भी, वहां प्रकार हटा के करोड़ कर दिया ताकि दुनिया कंफ्यूज रहे। ये हिंदू अपने ही आप में ये सोचे भाई 33 करोड़ देवी देवता कैसे हो सकते हैं, 33 करोड़ तो जनसंख्या भी नहीं है। तो ये सारे के सारे कारनामे अंग्रेजों ने किए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के लोग अंग्रेजों द्वारा लिखी हुई पुस्तक को सत्य मानते हैं। उन्हें लगता है कि अंग्रेजों ने जो लिखा है वो बहुत सही लिखा है और अंग्रेज हमारे भले के लिए आए थे। बहुत सारे लोग डियर फ्रेंड्स अंग्रेजों की भी वकालत करने लग जाएंगे। अंग्रेज नहीं होते तो यहाँ रेल नहीं चलती, अंग्रेज नहीं होते तो यहाँ डाकखाना नहीं होता, पता नहीं कैसे कैसे एग्जाम्पल दे देंगे।
क्योंकि उनके शासनकाल के दौरान रेल चली है। और हमने साइंस को मान लिया कि जो साइंस है, ये साइंस वेस्टर्न कंट्रीज की देन है। भाई हमारे देश के लोग साइंटिफिक नहीं हो सकते, जबकि पूरी दुनिया ये मानती है कि संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, सबसे विशाल भाषा है, दुनिया की सबसे पावरफुल भाषा अगर है तो वो संस्कृत है। दैट्स द रीजन हमें संस्कृत से दूर कर दिया गया। कारण यही था कि संस्कृत से इनको दूर करें। और हमारे देश के लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया। जो लोग अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति का प्रचार प्रसार कर रहे थे, अंग्रेज उन्हें उपहार देते थे, उन्हें भत्ते देते थे, उन्हें अच्छी फैसिलिटी देते थे, जो उनके स्कूलों का प्रचार करते थे। यानी कि जो मिशनरी स्कूलों को बढ़ावा देते थे, उनका अंग्रेज महिमा मंडन करते थे। फॉर एग्जाम्पल ज्योतिबा फुले मिशनरी स्कूलों का प्रचार प्रसार करते थे, हमारे गुरुकुलों की इंसल्ट करते थे। फिर उनकी जो पत्नी ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले, उसने फिर ABCD सीखी, उसने भी मिशनरी स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। और दिमाग में क्या घुसेड़ दिया, लोगों के दिमाग में क्या चीज घुसेड़ दी कि ज्योतिबा फुले से पहले कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। ज्योतिबा फुले से पहले कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, ये ऐसा नैरेटिव सेट किया। जबकि डियर फ्रेंड्स, ज्योतिबा फुले से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 3 साल बड़ी उम्र में, और झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी। झांसी की रानी को जो विद्या होता है ना, विद्या का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता कि हमें अंग्रेजी पढ़नी आ गई, हमें हिंदी पढ़नी आ गई, हमें मराठी पढ़नी आ गई, गुजराती पढ़नी आ गई तो हम पढ़े लिखे हो गए, विद्वान हो गए, हमारे पास कोई विद्या आ गई। नो, ये सिर्फ अक्षर ज्ञान है, ये सिर्फ अक्षर ज्ञान है। विद्याएं बहुत प्रकार की हैं। किसी को तलवार चलाना आता है, किसी को तोप चलानी आती है, किसी को घुड़सवारी आती है, किसी को कुश्ती करना आता है, किसी को मल्ल युद्ध करना आता है, किसी को बॉक्सिंग आती है। ये विद्या नहीं है, ये विद्या नहीं है क्या? लोग तो यहां तक डिमांड कर रहे हैं कि जो सरस्वती है विद्या की देवी, उसकी जगह सावित्रीबाई फुले को विद्या की देवी होना चाहिए। कितनी विद्याएं आती थी उसे, ओनली एंड ओनली अंग्रेजी पढ़नी आती थी, इसके अलावा कौन सी विद्या थी? क्योंकि हमारे दिमाग में नैरेटिव सेट कर दिया गया कि एक एडवांस लैंग्वेज इंग्लिश है। और आज भी जो व्यक्ति हमारे देश में इंग्लिश बोलता है, इसे हम बहुत विद्वान व्यक्ति मान लेते हैं, वे बहुत पढ़ा लिखा है। मेरी भी कंपल्सन है, मेरी भी मजबूरी है कि मुझे इंग्लिश के वर्ड यूज करने पड़ते हैं, ताकि कोई ये न समझ ले कि अनपढ़ व्यक्ति है। अगर मैं मेरी मदर टोंग यानी कि जो मेरी जन्म सतली है, जो मेरी एक्चुअली में जो बोली है हरियाणवी, उसमें बोलना शुरू कर दूं, इंग्लिश का कोई हिंदी का कोई वर्ड यूज न करूं, तो सीधा नहीं कहेंगे इसने क्या पता। दैट्स माई कंपल्सन। आई
हैव टू यूज इंग्लिश वर्ड्स इन माई लाइव ब्रॉडकास्ट और इन एनी टाइप ऑफ वीडियोस। यही कारण है मुझे इस्तेमाल करने पड़ते, ताकि कम से कम इनके ये तो हो कि स्कूल में गया है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमें इंग्लिश बोलनी आती है तो हमारे पास कोई विद्या है। और ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने मिशनरी स्कूलों का प्रचार प्रसार किया। डियर फ्रेंड्स, बहुत सालों तक जिन लोगों ने दलित की राजनीति की, बहुत सालों तक उनकी जाति छुपाए रखी। बस उन्हें बताते गए कि वो दलितों के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे। वो दलित एक्चुअली में दलितों के मसीहा नहीं थे। एक्चुअली में वो मिशनरी स्कूलों के अध्यापक थे। मिशनरी पढ़ाई को वो बढ़ावा दे रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मिशनरी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें। मिशनरी स्कूल में पढ़ेंगे तो बच्चों को रोजगार मिलेगा। अंग्रेजी सीखेंगे तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। और आज तक भी डियर फ्रेंड्स, हमारे मेंटलिटी पढ़ाई का मतलब ही क्या है? नौकरी। अगर हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि ये पढ़ लिख कर नौकरी लगे। दूसरा कोई पर्पज नहीं है हमारे दिमाग में। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कोई अच्छा कोई बिजनेस करे, कोई अच्छा प्रचारक बने। नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब करे। ये मेंटलिटी ये कहां से सेट हुई है? ये अंग्रेजों ने सेट की है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने यहां नौकर चाहिए थे। और कम्युनिकेशन जनता के बीच में जाएंगे, अगर किसी को हमारे देश में इंग्लिश ही नहीं आएगी तो उनकी भाषा को समझेगा कौन? इसलिए उन्होंने यहां पर अंग्रेजी का पूरा वो किया कि अंग्रेजी पढ़ाओ इन लोगों को। रही बात महिलाओं की, अंग्रेजों ने महिलाओं की भी जरूरत थी। जैसे कहते हैं ना कि ज्योतिबा फुले ने ही लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था। बिल्कुल किया था, अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने यहां की महिलाओं की जरूरत थी। उनके साथ वे अब बाहर से विदेशी आए हुए हैं। मैं कड़वी सच्चाई बोलता हूं, मेरी बात चाहे आप यकीन करें या न करें। भी एक सेक्सुअल हंगर क्या है? ये प्राकृतिक देन है। अब मन तो उनका भी करेगा। कोई अंग्रेज इतने हजारों किलोमीटर दूर बैठा है अपने परिवार से, क्या उनका मन नहीं करेगा कि हमारे भी यहां संबंध बने? क्या उन्हें यहां कोई लड़की पसंद नहीं आएगी? आएगी, डेफिनेटली आएगी। इस बात को कौन नेगलेक्ट कर सकता है? जो हमारे देश के लोग हैं, जो एनआरआई साथी हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश से वो दूसरे देशों में बस गए हैं, वहां पर उन्होंने शादी भी की है, क्या उनके कोई लड़की पसंद नहीं आई? वो तो आएंगी, क्योंकि ये तो कुदरत का नियम है। तो इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि भाई लड़कियों को भी पढ़ाओ इंग्लिश, क्योंकि लड़कियों से भी तो कन्वर्सेशन करनी है। तो अंग्रेजों ने यहां जायज नाजायज संबंध बनाए, शादी भी की, बिना शादी भी बच्चे पैदा किए, क्योंकि उनका राज था। अब थोड़ा सा, अब मैं, अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं या थोड़ा सा भी दिमाग पर जोर देंगे तो मेरी बात समझ में आ सकती है, अन्यथा नहीं आएगी। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर देना है। लोकसभा के चुनाव होते हैं, सांसद चुने जाते हैं पूरे देश से। 545 सीट हुआ करती थी, जिनमें 543 सीटों पर इलेक्शन होता।
आज भी 543 सीटों पर इलेक्शन होता है। तो फिर 545 क्यों पढ़ाई गई कि लोकसभा में 545 सीट है? मैंने पढ़ा है, मैंने राजनीति शास्त्र में 2 अलग अलग विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की है। मैंने ये चीज पढ़ी है, ऐसा नहीं कि मैंने राजनीति शास्त्र को पढ़ा नहीं है। 2 अलग अलग विश्वविद्यालय से, जयपुर विश्वविद्यालय और हरियाणा का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 2 अलग अलग। मैंने सोचा देखेंगे क्या डिफरेंस है, तो पढ़ा है मैंने। तो अब आप एक बात बताए, 543 पे चुनाव होता है और 545 सीट पढ़ाई गई, 2 सीट किसके लिए थी? किसके लिए थी? वो थी इंडियन एंग्लो। इंडियन एंग्लो, उनको नाम दिया गया इंडियन एंग्लो। इंडियन एंग्लो का मतलब क्या हुआ कि इनकी मां तो भारत की है और बाप इनके अंग्रेज हैं। तो जब ये जाने लगे तो उन्होंने कुछ तो उनके साथ चले गए जो उनकी औलाद थी, लेकिन सारे तो नहीं गए, कुछ परसेंट गए होंगे, बाकी तो यही है। तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने शर्त रखी भी हम तो चले जाएंगे, जो हमारी औलादें हैं इनका सरकार में हिस्सा कैसे होगा? ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी संख्या का कम है। लोग तो वोट देते हैं जाति धर्म के आधार पर, तो इन्हें कौन वोट देगा? अपने अपने वोटों से जीतेंगे नहीं, तो हमें क्या दोगे? तो डियर फ्रेंड्स, नेहरू ने 2 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी कि इनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, 2 बंदे आपके ही बैठेंगे। तो अंग्रेजों की जायज नाजायज औलाद बिना इलेक्शन लड़े हमारे देश की पार्लियामेंट में बैठती रही। अब भी अगर भाई यकीन नहीं आ रहा तो देखो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर तो या तो आप घोर जातिवादी हैं या फिर आपका पूर्ण तरीके से माइंड वॉश हो चुका है कि आप अपने दिमाग से नहीं सोच रहे। सच्चाई यही है। तो जो ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने वो जो 2 सीटें थी उनकी छुट्टी कर दी। भाई ये लोकसभा है, यहां चुनाव जीत के आना है। ऐसे थोड़ा ही कि आप अंग्रेजों की औलाद है तो आप यहां पार्लियामेंट में बैठेंगे। तो ये बात कितने लोगों को बुरी लगी होगी साथियों, आप सोच के देखिए कितने लोगों को बुरी लगी होगी। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि अंग्रेजों ने महिलाओं को अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्यों प्रेरित किया था, और वो उत्थान नहीं चाहते थे। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें ऐसी है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। एक आपने पढ़ा होगा किताबों में कि महिलाओं को जबरदस्ती, जब पति मर जाता था तो जबरदस्ती चिता में डाल देते थे। ये बात सभी ने पढ़ी होगी। अब सोचने की बात यह है, सोचने की बात है डियर फ्रेंड्स, जब मीराबाई विधवा हुई, मीराबाई कौन सी जाति की थी? मीराबाई के तो ससुराल वाले भी मीराबाई से दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि वो रविदास जी के सत्संग सुनती थी। बहुत समझाई, वे आप सत्संग में मत जाओ। पहली बात तो महिलाओं को, क्योंकि जो राजघराने से जो
महिलाएं होती थी, लड़कियां होती थी, उनको घर से जाने का मतलब अनुमति ही नहीं थी कि आप घर से बाहर जाओ, और वो डायरेक्ट सत्संग सुनती थी। तो उसके जो पति थे भोजराज जी, वो तो शादी के कुछ ही सालों बाद, यानी कि बस मुश्किल से 2-3 साल बाद डेथ हो गई थी उनकी। और अब एक बात और मैं आपको बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, जब मीराबाई की शादी हुई, मीराबाई शादी करवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मीराबाई ने बचपन में ही श्री कृष्ण जी को अपना पति मान लिया था, सब कुछ उसी को मान लिया था कि सब कुछ मेरे वो है, मेरे भगवान कहो, पति कहो, कुछ भी कहो, मेरे लिए वही है। क्योंकि उनके जो दादाजी थे वो कृष्ण भगवान के भगत थे, वो मंदिर जाया करते थे, तो वो छोटी बच्ची थी तो वो भी साथ में जाने लगी और उसी रंग में वो रंग गई। तो एक बार की घटना बताते हैं, मैं किताबें वाली बात, किताबों में बहुत सारी चीजें सच नहीं होती। तो उसने कोई बारात आई हुई थी गांव में, और बारात आई हुई थी तो लड़कियां जब बारात आती है तो छतों पर चढ़ जाती है और दूल्हे को देखने लगती। तो मीराबाई ने पूछ लिया कि दादाजी ये क्या है, ये क्या देख रही है? बोले भाई शादी है, अब क्या होगा? बोले अब लड़की की शादी होगी, दूल्हा आएगा उसे ले जाएगा। तो प्रश्न करती, क्या मेरी भी शादी होगी? क्या आपकी भी शादी होगी, जब आप शादी के लायक हो जाएंगे, जब आपकी उम्र हो जाएगी, आपकी भी शादी करेंगे। तो लड़की जिद करती है कि मेरा पति कौन, मेरा दूल्हा कौन होगा। और बच्चे, आपने पता है कि वो हट्ठी होते हैं, जो पूछ लिया उसका जवाब देना ही देना पड़ेगा। एक वो किसका नाम ले वे, उसका दादा धर्म संकट में फंस गया भाई, इस लड़की ने के कहा, बोली मैंने ना मेरा पति का नाम बता, कौन है मेरा पति? उसने कह दिया श्री कृष्ण भगवान है, वही आऊगा। तो उस बचपन में ही वो उनके रंग में रंग गई है। और जब संत रविदास के संपर्क में आती है, वो उन्हें गुरु मान लेती है। अब आप एक बात बताएं, अगर इतना ही जातिवाद था तो मीराबाई रविदास को अपना गुरु क्यों मानती? सोचने की बात है, अगर आप सोचोगे तो। उसने क्यों मान लिया गुरु? क्योंकि उसने उसकी जाति नहीं देखी, वो उनके प्रवचनों से प्रभावित हुई और गुरु माना। और संत रविदास ने कब जाति का प्रचार किया था? कभी नहीं। कबीरदास जी महाराज ने कब जाति का प्रचार किया? नेवर, कभी नहीं। जितने भी महर्षि हुए हैं, कौन से महर्षि ने जाति का प्रचार किया है? अगर मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करूं, कब उन्होंने जाति का प्रचार किया है? उन्होंने लड़कियों के लिए अलग से गुरुकुल खोले, लड़कियां भी आओ वेद पढ़ो। और नॉट ओनली वेदास, उन्हें सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता। आज भी हजारों की संख्या में आर्य समाजियों के गुरुकुल चल रहे हैं और लड़कियां उन गुरुकुलों में सेल्फ डिफेंस सीख रही है, यानी कि उन्हें पढ़ना नहीं आता, उन्हें पीटना भी आता है। और कौन कहता है कि वहां पर जाति देखकर एडमिशन होते हैं?
डीएवी की कितनी संस्थाएं हैं हमारे देश में। स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से 6 तो हमारे देश में विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय के अंडर में कितने कॉलेज आते हैं? सैकड़ों। फिर डीएवी स्कूल कई हजार मिल जाएंगे आपको। कौन कहता है वहां पे जाति देखकर एडमिशन होता है? किसी भी जाति का व्यक्ति वहां एडमिशन ले सकता है। मेरे चाचा खुद स्वामी दयानंद कॉलेज से ग्रेजुएट थे, अब तो एक्सपायर हो गए। तो जो लोग झूठा प्रचार करते हैं उनके प्रचार में क्यों फंस जाते हैं? क्यों मान लेते हैं किसी की बातों को? लेकिन यहां तक तो ठीक रहा। हरियाणा में और कुछ जो कुछ हुआ, देखिए किसानों के नेता हुए सर छोटू राम। किसानों के नेता थे, राजनीति के हत्थे चढ़ाकर क्या बना दिए वो? जाटों के नेता। क्या? जाटों के नेता। किसानों से सीधा कहां पर ले आए? जाटों पर। क्यों? दूसरे किसान नहीं है। जो दूसरे कास्ट में पैदा हुए हैं, क्या वो किसान नहीं है? लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा। हमें सर छोटू राम का दोस्त थोड़ा ही कहूंगा कि वो कह के गए थे इन लोगों को कि मेरा नाम जाति के लिए इस्तेमाल करना आप। और कितने जाट कॉलेज खोल के बैठे हैं हरियाणा में, जाट स्कूल, जाट कॉलेज, एक जाति के नाम पे इस्तेमाल किए गए हैं महापुरुष भी। या तो महापुरुष का नाम इस्तेमाल करो, कास्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से विश्वविद्यालय है तो कास्ट के नाम पे नहीं है वो। एक तो हमारे यहाँ रोहतक में ही है हरियाणा का, तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, कास्ट के नाम पे तो नहीं है। डीएन कॉलेज का सीधा नाम क्या है? डीएन कॉलेज, दयानंद कॉलेज। तो डियर फ्रेंड्स, वो जो महापुरुष रहे हैं उन्होंने कभी जाति का प्रचार नहीं किया। जिन लोगों ने राजनीति करनी थी उन लोगों ने उनकी जाति को उजागर किया, उनकी जाति खोज खोज कर उनको अपना सिर्फ अपना मसीहा बना लिया, जबकि वो काम सभी के लिए करते थे। वो ना ही जाति का प्रचार करते थे, लेकिन उनके जो अनुयायी थे उन्होंने ठीक उसके विपरीत किया। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग बौद्ध को मानते हैं, महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। लेकिन सम्राट अशोक ने कितनी मूर्तियां बनवाई। महात्मा बुद्ध तो नहीं कह के गई। और मेरे को यह बताएं कि सम्राट अशोक ने इतने मतलब हजारों की संख्या में जो बौद्ध मठ बनाए, वो तोड़े किसने? हिंदुओं ने नहीं तोड़े। तो फिर ये लोग हिंदुओं से ही नफरत क्यों करते हैं? समझने की बात है, सोचने की बात है। ये सारे मठ जो तोड़े हैं वो बाहरी आक्रांता आए, उन्होंने नष्ट किए, उनसे लगाओ। अब की जो प्रेजेंट की जो राजनीति चल रही, उनसे तो लगाओ है। हिंदुओं को गाली,
उनसे लगाव किस बात का? तो साथियों, मेरी बातों से मैं ये नहीं कहता कि आप सारे संतुष्ट होंगे। मुझे बहुत सारे लोग कॉल भी कर देते हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूं, फिर वो थोड़ी देर में वो ब्लॉक कर दे हैं। एक आधा तो धमकी देने लग जाए है, बट जो साथी धमकी दे है नहीं, वो पहले मेरे बारे में जान लो हूं कौन मैं। कहते आपने ये मीडिया वाले पत्रकारों की वीडियो देख के सोचते हो मास्टर सुखविंदर खोखा तो ईसाई है, मास्टर सुखविंदर खोखा तो एक लड़की के लिए वीडियो बना करता। भाई वह लड़की गरीब थी, और गरीब का भाई वह पुरानी कहावत है, बोला गरीब की वो सबकी भाभी। मैं वीडियो आज को नहीं बनाने लग गया, मैंने 23 साल होगी वीडियो बनाने। लेकिन जो ही मेरे मतलब विरोधी क्यों हुए लोग, मेरे विरोधी इसलिए हुए क्योंकि मैं पिछले 12 सालों से मोदी जी का प्रचार प्रसार करता हूं, हमारे धर्म का प्रचार करता हूं, मैं कास्टिज्म के खिलाफ बोलता हूं, मैं आरक्षण के खिलाफ हूं कि जाति के आधार पर आरक्षण गलत है, गलत है। पहली बात तो आरक्षण नौकरियों में कंपटीशन टेस्ट में क्या किस बात का, जो प्रकृति जब बच्चा पैदा करे है किसे नू देख के पैदा करे है कि भी आप इस घर में पैदा होगे, इस जाति में जाओगे और आपको मैं कम दिमाग दूंगा, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जिसमें दिमाग है वो किसी भी कास्ट में पैदा है उसमें है तो है, और जिसमें नहीं है उसमें नहीं है। मैंने साथियों हिंदी स्पीकिंग एरिया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हिंदी नहीं बोली जाती आप सभी जानते हैं, हिंदी स्पीकिंग एरिया में पीजी लेवल पर, पीजी लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर 4 बार इंडिया को टॉप किया है। सरकारी स्कूल में गया हूं बस, ओनली सरकारी स्कूल में पढ़ा, और ओनली ग्रेजुएशन तक मेरी रेगुलर क्लासेस है। उसके बाद मैंने जितनी भी डिग्री हासिल की है वो सारे 1.25 अध्याय से हासिल किए, खुद पढ़कर, क्योंकि 1.25 अध्याय से बढ़कर कोई पढ़ाई नहीं है। और महात्मा बुद्ध भी 1.25 अध्याय की बात करते थे कि आप किसी को मानो मत, आप जानो आप हो क्या। और मैं अपने आप को ही जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, तो दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। 1.25 अध्याय से मैं अगर इंडिया को 4 बार टॉप किया, उसके बाद मैं ओवरेज हो गया था, और मैं 3 महीने 1.25 अध्याय करके पीजी लेवल पर आज भी हिंदी स्पीकिंग एरिया में आज भी मैं किसी को हिलने नहीं दूंगा, आज भी टॉप कर सकता हूं मैं, ये नहीं है। और 1-1.5 लाख रुपए की मैं किसी भी दिन नौकरी कर सकता हूं, बट मेरी नौकर की सोच नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी करनी होती कभी का नौकरी कर लेता मैं। और जो ट्रांसलेशन में मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं मैं, उसकी डिमांड आज हरियाणा में इतनी ज्यादा है कि मुझे इंटरव्यू भी नहीं देना, सिर्फ मैंने मेरा पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का ट्रांसलेशन का वो डिग्री दिखानी है। 74% नंबर है मेरे,
इंटरव्यू लेने वाले भी 100 बार सोचेंगे। लेकिन मैं मेरा पूरा टाइम, पूरी लाइफ अपने देश के लिए समर्पित कर चुका हूं। और आज नहीं कि मैं जब छोटा था उसी समय मेरे दिमाग में ऐसी ही बातें आती थी कि कुछ मरने से पहले ऐसा कुछ करके जाएंगे कि दुनिया याद रखेगी। और यहां तक आते आते 2022 में तो डियर फ्रेंड्स, एक सिर फिरे पुलिस वाले ने एक झूठी शिकायत पर मेरे को गिरफ्तार किया, एक लड़की को गिरफ्तार किया, जिस लड़की का ये मीडिया वालों ने गलत इस्तेमाल करके उसको बदनाम कर दिया बेचारी को। फर्जी कंप्लेंट, फर्जी अरेस्ट मेमो। मैं वो लड़ाई भी लड़ रहा हूं। यानी कि एविडेंस देने के बावजूद भी कह रहे हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे एक लड़की को रात के 10 बजे कोई पुलिस वाला उठा के ले जाए, और वो भी बिना शिकायत, वो भी कोई शिकायत नहीं, अपने घर पर है वो। और एक तरफ कानून क्या कहता है कि महिला को रात के समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे महिला मर्डर भी कर देती है तो भी वो गिरफ्तार नहीं होगी जब तक मजिस्ट्रेट के अरेस्ट वारंट हाथ में न हो। किसी महिला के घर कोई पुलिस वाला घुस नहीं सकता। लेकिन इतनी ज्यादती हुई, लोगों ने तमाशा बनाया। फिर वहां मतलब रात के नियर अबाउट 10:30 या 10:15 का समय था। कुछ समय पहले बारिश हुई थी, गलियों में मतलब वो था, बहुत पानी था, कीचड़ था। उस कीचड़ में मेरे को घसीटा गया है। चार 5 पुलिस वाले थे, मेरे को पूरी रात गालियां बकी हैं। लेकिन मैंने एक बात कही थी, जिस दिन मास्टर सुखविंदर को कहा विल बी पावरफुल, तुम लोगों को उखाड़ फेंकूंगा। और हम फिर वहां से हमारे गांव में डियर फ्रेंड्स, हमारे गांव में ज्यादातर कांग्रेस के वोट है, ज्यादातर। हम भी कांग्रेस पार्टी को ही वोट करते थे। लेकिन जब ये समझ में आया कि हम देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, हम एक सिफारिश के लिए और कुछ बेनिफिट के लिए अगर हम देश को गर्त में धकेल रहे हैं, तो आगे आने वाली जनरेशन हमें क्या कहेगी? आप यकीन नहीं मानोगे, जब तक कांग्रेस की सरकार थी डियर फ्रेंड्स, मास्टर सुखविंदर को का करोड़पति होता था। 2013 तक मैं करोड़पति था। एक दिन का 10-10, 15-15 हजार रुपए मेरा खर्चा था। तो 2014 आते ही रोड पे आ गया। लेकिन मुझे गर्व है फिर भी कि मेरी आंखें खुल गई कि पैसे से जिंदगी, अगर हम सोचे ना कि पैसे से हमें खुशी मिलती है, नो, ठीक है, जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन अब नियर अबाउट 1 महीने पहले की बात है, 5 अरबपति नदी में डूब गए। तो ये कोई जरूरी थोड़ा ही है कि हमारे पास पैसा है, हम उनकी डेड बॉडी नहीं मिली।
ये कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि जरूरी है। और हमारे गांव के लोगों ने उस समय मौका मिला, पंचायत कर ली, पंचायत कर ली डियर फ्रेंड्स, पुलिस बुलाई। और जिसे मैं कहता हूं मेरा समाज, एक बंदा भी मेरे गांव से सिर्फ मेरे घर वालों को छोड़कर मेरे पक्ष में नहीं बोला, एक भी। क्यों? मैंने क्या अपराध कर रखा था भाई? वीडियो दुनिया बनाती, वीडियो अडल्ट्री का आरोप लगाया कि अडल्ट वीडियो, अरे अडल्ट वीडियो यूट्यूब पे अलाउड नहीं है। यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन में 70 बार तो लाइव वीडियो में दिखा चुका हूं। अडल्ट वीडियो के लिए अलग से वेबसाइट है, अलग से एप्लीकेशंस है। और मैं अडल्ट वीडियो क्यों बनाऊंगा जब मुझे पता कि अडल्ट वीडियो बनाने कि अब अडल्ट वीडियो के ऊपर अगर मुकदमा बनता है तो 7.5 साल की सीधी सजा है, ना कोई जमानत। मैं कि कोई बेवकूफ इंसान हूं? और फिर भी बनाने वाले बनाते हैं। नियर अबाउट 3,500 पति पत्नी हमारे देश में ऐसे हैं जो अडल्ट वीडियो बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन ठीक है भाई, मैं उन्हें गलत भी नहीं कहता कि क्यों बनाते हैं वो अडल्ट। वो ये थोड़ा ही कहते कि हमें देखो, और अगर किसी को देखने से वहां से खुशी मिल रही तो मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेश्यावृत्ति है, वेश्यावृत्ति से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूं कि सरकार ने इन्हें परमिट दे देना चाहिए। और जो बड़े बड़े शहर हैं डियर फ्रेंड्स, वहां परमिशन है भी, मैं उन्हें गलत नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर, देखिए सेक्सुअल हंगर हर लेडी में है, हर जेंट्स में। अगर किसी कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जाता है कि भी वो सेक्सुअली तरीके से अनसेटिस्फाइड लाइफ है उसकी, संतुष्ट नहीं हुई, उसकी शादी नहीं हुई, उसे कोई मतलब उसके संपर्क भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके लाइफ में कोई नहीं आया, तो कम से कम वो दरिंदगी तो नहीं करेगा। नहीं तो वो दरिंदगी तो करेगा, क्योंकि उसकी तो हंगर है, एक भूख है। भूखा व्यक्ति डियर फ्रेंड्स, अगर हमें कमरे में बंद कर दिया जाए, अगर हमें कमरे में बंद कर दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 21 दिन के बाद हम अपने ही मांस को खाने लग जाएंगे। पूरे दावे के साथ कहता हूं मैं, या तो 21 दिन तक से पहले ही शुरू हो जाए। लेकिन जिसके शरीर में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी है, वो हद है 21 दिन, 22वें दिन वो अपना ही मांस खाने लग जाएगा, क्योंकि भूख है। और भूख में क्या गलत नहीं होता भाई, सेक्सुअल भी एक हंगर है, ये भी एक भूख है। तो कोई ऐसा अगर करते हैं तो वो एक किस्म से हमारे समाज को बचा भी रही है। वो खुद सेटिस्फाई है। किसी व्यक्ति को सेटिस्फाई करके अगर वो 1,000-2,000 रुपए ले रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा क्राइम है कि उन्हें फांसी दे देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये आवाज जो हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, विदेश मंत्री भी रही है, उन्होंने तो पार्लियामेंट में उठाई थी कि इन महिलाओं को, जब ठीक है, जब तक जवानी है तब तक तो ठीक है,
जवानी है तब तक तो ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में इनको भत्ता देना चाहिए सरकार ने, क्योंकि ये हमारे समाज को बचाती है अपनी जवानी में। लेकिन जब इनमें बुढ़ापा आ जाता है तो फिर इन्हें कुछ नहीं हासिल होता, इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लंगड़ी घोड़ी को कोई नहीं रखता, गोली मार दी जाती है। यही हाल इनका होता है। तो सुषमा स्वराज ने आवाज उठाई थी कि इनका गुजारा भत्ता मतलब जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तो मैं उनके बयान का भी मैं समर्थन करता हूं, ऐसी बात नहीं। हाँ, वो बुराई से बचा रही है, नहीं तो दरिंदा व्यक्ति तो पता नहीं कहाँ दरिंदगी कर देगा। और आज आपके सामने है कैसे कैसे मतलब छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी रेप हो रही है। और रेप करने के बाद वो डर जाता है, फिर वो उसका मर्डर कर देता है। वो सोचता भी मैं नहीं फंसूं, बच जाऊंगा। लेकिन आज जिस युग में हम हैं, शुक्र है हमारा कि हम एक ऐसे युग में है। जुर्म तो डियर फ्रेंड्स जब से हमारा मतलब मानव का विकास हुआ है तब से होता रहा है और सदा चलता रहेगा। बट आज जिस युग में है, कम से कम ये जरूर है कि आदमी पकड़ा बहुत जल्दी जाता है। अभी जो भिवानी के अंदर हरियाणा में घटना घटी थी कि एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर और अपने पति को मार दिया। उसकी पत्नी क्या करती थी, वो रील बनाती थी, जैसे 15-15 सेकंड की रील होती है। यहां तक तो ठीक था। तो फिर किसी और रील बनाने वाले के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर वो अपने पति के पास कम रहती और उसके साथ ज्यादा रहने लगी। भी ऐसा तो कोई पति सहन नहीं करेगा, भाई पति तो रोकेगा। तो उसने वो पति ठिकाने लगा दिया। अभी की ये लगभग 1 महीना पहले की बात है। देखो, मारना समाधान नहीं था। मैं उस आदमी में, उसके घर वाले में 100 कमी मानता हूं, होगी कमी। जैसा कि मैंने उस लड़की के जो माँ बाप हैं उनके बयान सुने हैं, भाई वो तो सारे बैल थे, पैसे नहीं देता था। मान लिया उसमें सारे बैल थे, लेकिन उसकी हत्या करने का, डियर फ्रेंड्स, एक आदमी मारने का जो अपराध किया है, हमारे धर्मशास्त्र तो ये कहते हैं कि एक आदमी मारना 100 गाय गो हत्या के बराबर पाप है। तो इतना बड़े पाप की भागीदारी बन गई वो। ठीक है, वो पसंद नहीं था, वो तलाक ले लेती, छोड़ देती, लेकिन मारना तो, लेकिन उसने सोचा मार के और पीछा ही छूट जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, 2-3 दिन पता नहीं चला, लेकिन जब पुलिस ने पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगोले तो वो फंस जाते हैं। तो आज मैं ये कहता हूं कि आज जो युग है इसमें लोग क्राइम कर तो देते हैं, लेकिन बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। क्योंकि कहीं ना कहीं अब सीसीटीवी कैमरा कहीं ना कहीं तो लगा हुआ होता है, या हमारे हाथ में फोन होता है। कोई ना कोई, मान लिया कि कहीं लड़ाई है चल रही है, तो कोई ना कोई वहां फोन वाला पता नहीं कौन वीडियो बना के ने अपलोड कर दे। तो ये अपने पास बहुत बड़ी सेफ्टी भी है, और ये अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत, खुद के लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो आज की जो जरूरत है साथियों, आज जरूरत इन बातों की नहीं है भी
हम सरकार से सवाल पूछे, ये पूछे, मोदी जी कुछ नहीं एक्शन लेना करे, भाई वो 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जितने दरिया दिली से बैठे हैं। आपको इस लाइव में एक बात और बता देता हूं मैं, पूरी दुनिया में लगभग 200 देश है, 200 से कुछ ज्यादा ही है, 5-6। तो 200 मान लेते हैं, उनमें से 200 में से 57 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री यानी कि वहां पर इस्लाम में यानी कि जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से जिंदगी चलती है। 57 देश है। अब आप एक बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि 57 इस्लामिक देश होने के बावजूद भी जो तबलीगी जमात है उसका हेड ऑफिस हमारे देश में है। और हमारे देश में भी कहां पर? मेवात में। और मेवात को मिनी कनाडा के नाम से, मिनी पाकिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। और कब बना था? 1926 में। लगभग 99 साल हो गए। और हम दरिया दिल्ली में बैठे हैं। हम कहां बैठे हैं? दरिया दिल्ली में। वे हमारे देश में तबलीगी जमात का हेड ऑफिस है। वो इसकी शुरुआत हुई थी जो दिल्ली में निजामुद्दीन है, निजामुद्दीन से फिर वो जो एरिया ये जो मेवात वाला है ये हरियाणा बना, फिर ये हरियाणा में आ गया। इसलिए बोला जाता है हरियाणा के मेवात जिले में तबलीगी जमात का हेड ऑफिस है और 99 साल पुराना है। किस चीज की जमात लगती है वहां पर? क्या सिखाया जाता है वहां पर? और आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी तबलीग की जमात चल रही थी। तब क्यों? क्योंकि ये किसी चीज को नहीं मानते। ये अपने इस्लाम के अलावा दूसरी चीज को कबूल नहीं करते। अब यहां इनकी मजबूरी है, मानना पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन इनके मतलब ये जिस दिन बराबर में आ जाएंगे ना इनकी संख्या, फिर ये देश भी इस्लामिक देश बनेगा। ये जो लोग संविधान चिल्ला रहे हैं ना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की हालात बताता हूं मैं अब आपको। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का जो पहला कानून मंत्री बना था वो हिंदू था। और दलितों का नेता था। संविधान लिखा पाकिस्तान का। उसने सोचा संविधान लिख दिया है, आपको मंत्री पद मिल गया। मेरी बात पे आप यकीन मत करना साथियों, आप पढ़ लेना कि जोगेंद्र नाथ मंडल उसके साथ वो कानून मंत्री होते हुए उसके साथ क्या बनी वहां पर? उसका संविधान भी फाड़ के फेंक दिया और रात के अंधेरे में पाकिस्तान छोड़कर भागकर वो हिंदुस्तान में ही आया और अपनी गुमनाम जिंदगी जी। तो इसलिए समय है एक होने का, एकता दिखाने का। अगर इसी प्रकार जातीय विरोध में एक दूसरे से लड़ते रहे
हम अपने कुछ छोटे मोटे निजी स्वार्थों के चक्कर में अगर झांसे में आ गए तो संविधान के अकॉर्डिंग ये देश कुछ ही सालों बाद नहीं चलेगा। फिर ये बात जो समझदार हैं उनके समझ में आ गई होगी। क्यों ये 8-8 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं? कभी सोचा आपने? इतने गरीब होते हुए भी ये क्यों बोल रहे हैं कि ये तो अल्लाह की देन है? अब तक इनके समझ में नहीं आई। इनका तो समझ में आ रही है, अपने समझ में को नहीं आने लग रही। तो साथियों, आज के लाइव में अब इतना ही। शाम को अगर टाइम लगता है तो मैं कोशिश करता हूँ। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। अगर किसी साथी ने शेयर की है तो भी धन्यवाद, शेयर नहीं की तो भी धन्यवाद। विचार कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं अच्छे लिख दो, बुरे लगते हैं बुरे लिख दो। गालियां बकनी है गालियां बक सकते हैं, उनसे भी कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2022 में मैंने करोड़ों लोगों की गालियां खा ली। तो आप भी 5-10 आदमी गाली बक देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता गालियों से। तो जय हिंद, जय भारत।